इंडियन गवर्नमेंट को कि कम से कम एक इन्विटेशन भिजवा दो, इज्जत रह जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यूएन में अलग बदनाम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और बुरी हालत है इस वक्त इंडिया की। और इंडिया के अंदर एक सफे मातम है, पूरी डिटेल से बताएंगे कि इंडिया के अंदर क्या सफे मातम चल रही है। लेकिन सबसे पहली स्टोरी हम डिस्कस करेंगे अपनी कामयाबियों की, कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी और इस वक्त दुनिया में हमारा क्या मकाम है और यूएन में इस वक्त हम कहां पे खड़े हैं। दो बहुत बड़ी कमेटियां हैं जिसकी सरबराही पाकिस्तान को मिल गई है और आप सुनेंगे तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको प्राउड होगा कि इस वक्त आपकी नेशन कहां पे खड़ी है। तो डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, पाकिस्तान को एक साइड पे पेंट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और स्टेट लेवल पे टेररिज्म यहाँ पे होती है। इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आप पिछले 20 साल में देखें कि 2000 बल्कि सन 2000 से जो इंडिया ने एफर्ट करनी शुरू की, उसने यूएन के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर, फिर यूरोप के अंदर, फिर यूके के अंदर और फिर इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ह्यूज सफारती सरमायाकारी की है। उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे प्लांट किया, लोगों को सिस्टम के अंदर लेकर आए, यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भेजा और वहाँ पे वो तरक्की करके पॉलिटिक्स के अंदर आए, बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका हिस्सा बने। और उनमें से तो अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं कि जो कैबिनेट के मेंबर्स भी बन चुके हैं, यूरोप के अंदर भी, यूके के अंदर भी और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर भी। और ये सारी एफर्ट इसलिए की गई थी कि इंडिया का एक तो इमेज बेहतर हो और साथ साथ पाकिस्तान की बेइज्जती की जाए और दुनिया में साबित किया जाए कि टेररिज्म अगर एक्सपोर्ट हो रही है या दुनिया को अगर टेररिज्म से कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान की वजह से है। और फिर इसके साथ साथ जो इंसिडेंट इंडिया में होते थे वो 1992 का इंसिडेंट हो या फिर उसके बाद जो 2008 के इशूज़ हों या फिर उसके बाद जो बाकी वाक़यात जैसे पुलवामा का वाक़या हुआ या पहलगाम का वाक़या हुआ, इंडिया हमेशा उसे एक पेंट करके, एक अच्छा सा पेंट करके, खौफनाक सा पेंट करके और उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा बना के दुनिया के सामने पेश करता था कि ये देखें, ये जो हमारे 4000 बंदे मर गए या ये देखें जो हमारे 40 फौजी मारे गए हैं, इसकी वजह पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और इंडिया के अंदर वो इस टाइप के इंसिडेंट्स करते हैं। इसके साथ साथ दुनिया में किसी जगह पर भी दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो इंडियन मीडिया फ़ौरन उसको उठा के पाकिस्तान के खाते में डाल देता था। बाद में ये पता चलता था कि पाकिस्तान के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना उसको पेंट कर देता था, पूरी दुनिया के दिमाग में डाल देता था कि जनाब ये बंदा इराकी निकल आया या ये बंदा जो है वो सऊदी निकल आया या ये बंदा ईरानी निकल आया, लेकिन है ये पाकिस्तानी। तो इस टाइप का एक प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। पहलगाम के बाद भी देख लें कि पहलगाम का एक वाक़या हुआ जिस पर पाकिस्तान ने मजम्मत की और पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। आप किसी न्यूट्रल मुल्क से या न्यूट्रल पावर से या न्यूट्रल कमेटी से पाकिस्तान के अंदर आके, इंडिया के अंदर जाके किसी जगह पर भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लें और किसी जगह अगर पाकिस्तान मुलव्वस है तो हमें सबूत दिए जाएं, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और आपका जो नुकसान हुआ है उससे बर्दाश्त भी करें। लेकिन इंडिया ने किसी जगह पे ज़ाहिर है पाँव नहीं रखा और उसने कहा नहीं, अगर हमारे को बंदे मर गए हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी है, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। तो एक साइड पे पाकिस्तान को इंडिया पिछले 25 साल में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक्सपोर्टर है। तो यूएन से पाकिस्तान के लिए दो खुशखबरियाँ आई हैं। एक तालिबान सैंक्शन कमेटी बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि जो तालिबान मूवमेंट है उसको रोका जाए और कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करके अफगानिस्तान के अंदर वो अपने मामला को सेटल करके तालिबानाइजेशन जो है ना उसको इस्लामी दुनिया की तरफ धकेल दें या वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फैलाना शुरू कर दें या उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो यूएन के अंदर एक कमेटी बनी थी और उसका मकसद ये, सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है याद रखें, उसका मकसद ये था कि तालिबानाइजेशन को रोका जाए। तो कल पाकिस्तान को उसका सरबराह बना दिया गया। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 2025 पूरे साल जो है पाकिस्तान तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन होगा। तालिबान पर आयत पाबंदियों के नफाज की निगरानी करेंगे क्योंकि ये पाबंदियां लगी थी ना तालिबान के ऊपर। अगर आपको याद हो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करके वहाँ पे एक सो कॉल्ड शरीयत नाफिज करने की कोशिश की थी तो उस वक्त तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ पाबंदियां लगा दी थी यूएन ने। पाकिस्तान उसकी निगरानी करेगा। पाकिस्तान उसकी निगरानी करेगा और ये निगरानी जो है ना इसके दो पाकिस्तान को फायदे होंगे। एक तो इस वक्त जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि बीएलए को सपोर्ट कर रहा है और साथ साथ टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान। तो इस वक्त अगर यूएन की कमेटी में अगर पाकिस्तान सरबराह है तो अफगानिस्तान की पोजीशन मजीद कमज़ोर हुई है और पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को बुला के उनसे पूछ भी सकता है और इन सैंक्शंस को मजीद तगड़ा भी कर सकता है। तो अब अफगानिस्तान और इंडिया की पोजीशन इससे कमज़ोर हुई है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। बड़ी आसानी से ये जो बीएलए को सपोर्ट मिल रही है या टीटीपी को सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान इसको रोक सकता है, इसको खत्म कर सकता है। वो इस साइड पे ऑपरेशन होगा, दूसरी साइड पे सफारती तौर पे भी एक सफारती ऑपरेशन भी होगा। इंडिया अगर कोई दहशतगर्दी तालिबान से करवाने की कोशिश करता है तो तालिबान फंस जाएंगे क्योंकि कमेटी की निगरानी पाकिस्तान के पास है इस वक्त 2025 में पूरा साल। तो ये टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और पाकिस्तान को बड़ा फेवर भी करता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। कल भी वज़ीरिस्तान के अंदर 14 जो फितना अल ख्वारिज के लोग हैं उनको मारा गया। तो अब बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है और उसकी वजह यह है कि जो केस जो उसका थंब एक जगह का नाम है उसका असिस्टेंट कमिश्नर जो उसे कल बीएलए के लोगों ने फितना उल हिंदुस्तान के लोगों ने अगवा कर लिया। तो अब उसके चक्कर में भी एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है और तुर्बत के इलाके में और केज के इलाके में, इन सारे इलाकों के अंदर इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। तो अब उसकी स्पीड भी बढ़ गई और साथ साथ अब पाकिस्तान के पास अगर तालिबानाइजेशन की अगर कमेटी है तालिबान सैंक्शन कमेटी की निगरानी भी पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास आ गई, सरबराही भी पाकिस्तान के पास आ गई, तो इसका बड़ा फायदा होगा। ठीक है। दूसरा जो बड़ा पाकिस्तान को फायदा हुआ वो ये है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है जिसका नाम टेररिज्म कमेटी है, एंटी टेररिज्म कमेटी है। और एंटी टेररिज्म कमेटी जो है इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी उसको कंट्रोल किया जा सके और उसकी निगरानी की जा सके कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे टेररिज्म कंट्रोल की जा सकती है। तो कल पाकिस्तान उसका नायब सदर बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया, और जो अल्जीरिया है वो इसका सरबराह है। और ये उस वक्त बनाया जब पहलगाम के वाक़े की बुनियाद बना के इंडिया ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है और हम टेररिस्ट के ठिकाने जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं। और हमने ये जो जंग की है ये बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ किया, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। बल्कि मोदी का तो बड़ा मशहूर फिक्रा हुआ है और वो रिंग टोन बन रहा है कि उल्टा पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। तो अब इस इंटरेस्टिंग फेज़ के अंदर पाकिस्तान का इस एंटी टेररिज्म कमेटी का नायब सरबराह बन जाना या नायब सदर बन जाना या वाइस चेयरमैन बन जाना बहुत बड़ा एक वाक़या है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा वाक़या है कि इंडिया के अंदर अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें यूएन से निकल जाना चाहिए, हमें अपनी आज़ादी का ऐलान कर देना चाहिए कि हम किसी यूएन को नहीं मानते, क्योंकि जिसको हम टेररिस्ट कह रहे हैं अब वो उसी कमेटी का वो सरबराह बना हुआ है या नायब सदर बना हुआ है। और अल्जीरिया जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है वो इसका सरबराह है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो बात है जिसका मैं जिक्र फ़र्क करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस कमेटी के अंदर फ्रांस भी शामिल है और इस कमेटी के अंदर रूस भी शामिल है। अच्छा। अब पाकिस्तान उन लोगों के साथ बैठेगा जिनके राफेल त्यारे पाकिस्तान ने गिराए थे, यानी फ्रांस। और फ्रांस जो है रोज़ देखेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान उसकी तरफ मुस्कुरा के देखेगा, वो दसो। और साथ ही रशिया इस कमेटी का हिस्सा है जिसका S-400 जो था पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। SU-30 भी SU-30 भी उड़ा दिए थे। तो SU-30 जो है ना वो भी उड़ा दिए इनके, और साथ साथ जो है ना पाकिस्तान ने उसका S-400 वो डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया जिसके बारे में रशिया का क्लेम था कि इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसकी सारी बैटरीज उड़ा दी, सारा फंक्शन ही उसका ख़त्म कर दिया। तो ये अब दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान बैठ के एंटी टेररिज्म के ऊपर बात करेगा और कहेगा कि दुनिया में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। तो सर जब ये बात करेंगे ना टेररिज्म पे तो आगे से उन्होंने सिंपली दोनों मुल्कों ने एक कहना ना कि बाकी सब छोड़ो, लड़ाई तोड़ी थी तो उसी सानों जलील क्यों किया। तो इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़े मातम पेशी हुई है और बहुत बड़ा सेट बैक है सफारती लिहाज से इंडिया को। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरा ख्याल है पूरी कौम को इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके ऊपर एफर्ट्स को अपना मजीद इजाफा करना चाहिए। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब का मैं जिक्र करूँगा, वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा माइलेज गेन की है और इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल फोर्सेज ने और फिर दोस्त मुल्कों ने और फिर दुश्मन मुल्कों ने हर जगह पे बिलावल भुट्टो जो उनको बड़ी अच्छी कवरेज मिली और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। उनका एक जुमला जो ऐसा बड़ा वायरल हो रहा है वो कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो नेतन्याहू की चीप कॉपी है। ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं ना। मोदी कहता है माई फ्रेंड, तो वो नेतन्याहू को मैं माई फ्रेंड कहता है। और इस सारी जंग में इसराइल वाहिद मुल्क था जिसने इंडिया की मदद की और खुद भी जलील हो गया साथ। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ बताएं, मैं टॉपिक से हट के पूछना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का अच्छा वक्त है या इंडिया की जलालत ज़्यादा हो रही है, उनका बुरा वक्त है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अच्छा वक्त है और वो कहा जाता है कि जब अच्छा वक्त आए तो बुरी चीज़ें भी सीधी हो जाती है। कहते हैं जब अल्लाह ताला मेहरबानी करता है ना किसी पे तो उसकी पुठ भी सीध हो जाती है कि यानी वो उल्टा सिक्का उसका गिरता है लेकिन वो सीधा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कोई ख़ास रहम पाकिस्तान के ऊपर किया, मेहरबानी की है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग सूरत ये है कि एक साइड पे हमने इंडिया को ज़मीन पर रगड़ दी उसकी नाक, और दूसरी साइड पे बलोचिस्तान के अंदर हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे या वज़ीरिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान है बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क, एक साइड पे एटम बना लेता है और दूसरी साइड पे कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है वो खत्म नहीं होता हमसे। तो मुझे लगता है कि हम बड़े बड़े कामों के लिए बने, छोटे छोटे काम जो है ना वो हमें अच्छे नहीं लगते कि वो भी कर लिया जाए। अच्छा चौधरी साहब जो कोराम मचा हुआ है इंडिया के अंदर, वो जनरल चौहान है उसके पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इसका कोर्ट मार्शल करो, इसने क्यों तैयारी अपने मान ली है, और उसके बाद अपनी हार नहीं तस्लीम कर रहे थे। लेकिन जैसे वो जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं जी कि फ़ोन आया अमेरिका से, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हजूर। तो ये बात तो वैसे ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है ये मोदी की गवर्नमेंट बचेगी? मोदी के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है। वैसे एक दूसरी कहावत भी, जैसे मैंने कहा ना, जब अल्लाह ताला रहम करता है तो पुठ भी सिद्ध हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो अगर ऊँट पे भी बैठा हो तो उसे कुत्ता लड़ जाता है, उसे कुत्ता काट लेता है। तो मोदी का बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, अब हर तरफ से उसे कुत्ते काट रहे हैं। अब देखें ना, मतलब जो कांग्रेस उसके पीछे लगी, उसकी अपनी पार्टी उसके पीछे लगी हुई, वहाँ पे मीडिया उसके खिलाफ हो गया हुआ है, अब उसकी अपनी फैमिली जो है ना वो उसके खिलाफ हो गई है। तो मोदी फैमिली जो वहाँ पे RSS जो है ना उससे सवाल उठाने शुरू कर दिए, बीजेपी जो है ना उसके अंदर उसकी मुखालफत हो रही है। तो हर तरफ से ना ऊँट पे बैठा हुआ शख्स जो है उसके साथ वो सलूक हो रहा है, जो अरबी कहावत है। जैसा तो कुत्ता कुत्ते को काटता है नहीं है, इस टाइप की नहीं यार, बात करनी है, हेड ऑफ स्टेट है। मैं वैसे तुम्हारी इस हरकतों के खिलाफ हूँ। वैसे नहीं, मुझे ये बताएं, जब वो ये कहता है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ, तो उसके बाद क्या बकवास ही है। वो अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब थे, बुजुर्ग थे, बड़े ज़बरदस्त, उनकी किताब भी आप भी थी और कमाल किताब है, छोटी सी बायोग्राफी है, लेकिन उसका एक फिक्रा जो है ना मैं हमेशा कोट करता हूँ। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने कहा था कि कहने की एक हद होती है, बकने की कोई हद नहीं होती। तो वो बके जा रहे हैं, बकने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें से। वो पहले तो राफेल त्यारे बचा लें, वो बल्कि पाकिस्तान ने कल ऐलान कर दिया है कि वो 3 ही थे, 4 थे, हमने 4 राफेल त्यारे गिराए हैं और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास सॉलिड है। और ये बिलावल भुट्टो साहब ने बाहर कहा और उसके बाद फिर यहाँ पे इसाक डार साहब ने भी कहा। तो पहले 3 थे, अब 4 हो गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है फ्रांस से पूछ ही लेना चाहिए भाई अपने त्यारों की। फ्रांस बेचारा तो खुद पूछ रहा है, उसे तो जहाज दिखा ही नहीं रहे। दिखा नहीं रहे। चले चलते जी नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक भी जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی ایک سجیشن دی ہے, کیا وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ عجیب سی لگ رہی ہے, لیکن میں چوہے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, را اور ISI مل کے بیٹھیں اور کام کریں اور دہشت گردی کے خلاف بات ہو رہی ہے, کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ اچھا, دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ بڑے مطلب کولڈ وار کے اندر بھی, بڑے مشکل حالات کے اندر بھی KGB اور CIA کا آپس میں رابطہ تھا. اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی ملک اور موساد جو اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی ان کا رابطہ ہوگا. جب بھی ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو سیکرٹ ایجنسیز کے رابطے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے جب سیکرٹ ایجنسیز معاملات کو سیٹل کرتی ہیں تو پھر اسٹیٹس بھی معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی 1988 میں, بلکہ میرا خیال ہے 1984 میں, جو جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے اس وقت راجیو گاندھی ہوتے تھے وہاں پہ انڈیا میں, اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کر لی تھی کہ ISI اور را کے درمیان رابطے رہنے چاہیے تاکہ یہ جو بارڈر صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اس وقت بھی دونوں جو را کے چیف اور ISI کے چیف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں میں کی جاتی ہے. جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا کسی ایک ملک میں نہیں ہوتی, کسی نیوٹرل وینیو پہ ہوتی ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میرا جو یادداشت کر رہی ہے, میرا خیال سوئٹزرلینڈ کے کسی شہر میں, جنیوا میں میرا خیال ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کو بڑا یہ خبریں گردش کر رہی تھی انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بینظیر بھٹو کے دور میں بھی, وہ اس وقت بھی راجیو گاندھی کی گورنمنٹ تھی, اور اس وقت بھی یہ رابطے ہوئے تھے. بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جی پاکستان نے سکھوں کی فہرستیں دے دی تھیں, اور اس وقت بھی یہ جو سکھوں کی فہرستیں دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی, ویسے پراپوگنڈا یہ ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا, لیکن وہ بھی اس وقت را اور ISI کے درمیان باقاعدہ رابطے پیدا ہو گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 میں را اور ISI کے درمیان, بلکہ دو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انڈیا کے اور پاکستان کے, ان دونوں کے درمیان بھی ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور جس میں اجیت دوول ہیں اور اس سائڈ سے جنرل جنجوعہ صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہوں تو پرائم منسٹر کے سیکورٹی ایڈوائزر تھے. ان دونوں کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی. بلکہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ تھا اس میں پاکستان نے پہلے اطلاع دے دی تھی انڈیا کو کہ یہاں سے لوگ آگے نکل آئے ہوئے ہیں, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور یہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں.